अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 3rd ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2 सेकेंड हाफ। आज के हम जो लेक्चर में स्टडी करेंगे वो है टॉपिक्स आर कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, applications of total internal refraction and diffraction through prism, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेकेंड हाफ में लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। अब टर्न बाय टर्न की एलैबोरेटेड स्टडी करते हैं कि आया ये कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और इनकी फिज़िक्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रिफ्लेक्शन है उसकी हमने लॉ स्टडी की थे। उसके लॉज में था कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमने कहा था रिफ्लेक्ट की जाती है वन मीडियम से अनदर मीडियम। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे होती है वो रे ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर थी। ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमने प्रिज्म की स्टडी की थी कि आया जिसकी एग्जांपल थी कि अगर वाटर में पेंसिल को डिप किया जाए तो जो पेंसिल है उसकी जो एजेस हैं वो हमें स्ट्रेट नज़र नहीं आएगी, हमें ऐसे लगेगी जैसा उसका एंगल जो है वो डाइवर्ट हो गया है या एंगल चेंज हो गया है। आज हम उसी के लॉ स्टडी करेंगे। सबसे पहला लॉ इज़ द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टिव रे and the normal at the point of incidence all the lie in same plane। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करती हैं जो एक ही प्लेन में मौजूद है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, द रेट ऑफ द साइन ऑफ द एंगल of incidence I to the sine of the angle of reflection of refraction, sine of the angle of refraction or
is always equal to a constant. The rate of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always equal to the constant sine I over sine R is equal to constant वैल्यू कि जो साइन वैल्यू होगी एंगल इंसिडेंस की वो बराबर होगी साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ where the ratio of sin I over sin R is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. So we have कि जो रेशियो है साइन आई ओवर साइन आर की वो नोन एज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ओवर साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाई जाएगी कलेक्टिवली. जैसे साइन आई over sin R is equal to n. It is called Snell's law. कि Snell's law क्या है कि जो रेशियो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही ये क्या है ये एक Snell's लॉ है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ लाइट. Speed of light in a medium according to the topic refraction of light is caused by the difference in speed of light in different medium. For example, the speed of light, the speed of light in air is approximately 3.0 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर सेकेंड है. कि रिफ्लेक्शन जो ऑफ लाइट होगी वो कॉज होगी विद द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. कि वो डिपेंड ही सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट पे करेगी. जो ही वो डिपेंड सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट पे करेगी तो उसकी डिपेंडेंस हमें ये बताएगी कि आया क्या है जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी रेंज क्या है. एयर में उसकी रेंज है 3.0 एंड 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. के 8 मीटर पर सेकेंड उसकी रेंज है. नेक्स्ट, व्हेन light travels through a medium such as
वाटर और ग्लास इट्स स्पीड डिक्रीजेस, कि जो ही लाइट ट्रेवल करेगी थ्रू अ मीडियम सच एज वाटर या ग्लास, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, स्पीड वहाँ डिक्रीज़ कर जाएगी। द स्पीड ऑफ लाइट in water is, the speed of light in water is 2.3 multiplied by 8 meter per second, while in glass is 2.0 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, कि जो वैल्यूज़ हैं जब हम इसको एयर में स्टडी करें तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो ही स्पीड ऑफ लाइट हम वाटर में डिस्कस करेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, कि यहाँ जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई है। और जो ही वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, वैल्यू के डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो ग्लास में है उसकी वैल्यू होगी 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, कि 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी वैल्यू। इसी तरह जो रे ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो वेरी करती है मीडियम टू मीडियम, कि जैसे अभी हमने उसके एयर मीडियम में स्टडी किया तो वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, जो ही हमने उसको वाटर मीडियम में स्टडी किया तो वैल्यू उससे कम हुई, और जो ही ग्लास मीडियम में स्टडी किया तो वैल्यू मज़ीद डिक्रीज़ हुई, कि जो वैल्यूज़ हैं ये डिक्रीज़ कर रही है विद दी मीडियम, कि ये मीडियम पे इसकी डिपेंडेंस है। नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब the change in the speed of light in a medium we use the term refractive index or index of रिफ्रैक्शन, कि इसी वैल्यूज़ को स्टडी करने के लिए जब हम इन वैल्यूज़ को स्टडी आउट करेंगे तो इन वैल्यूज़ को स्टडी करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ क्या है, जो टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन है। और जो ही हम इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इफ़ेक्ट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। refractive index, the refractive index n of a medium is the ratio of the speed of light c in air to the speed v light in मीडियम, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू n होगी एक मीडियम में, लेकिन वो रेशो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ वेरी करेगा। और जब ही वह स्पीड ऑफ लाइट के साथ वेरी करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी करेंगे। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि जो ही हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्टडी करेंगे, यानी n इज इक्वल टू सी ओवर वी, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आया रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहाँ अकर किया है और किस मीडियम पे रिफ्रैक्शन डिपेंड की है। जैसे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ पेंसिल देखी थी कि जो ही हमने पेंसिल को एक ग्लास ऑफ वाटर में डिप किया, तो ग्लास ऑफ वाटर में डिप करने के बाद जो उसमें रिफ्रैक्शन आई, जो ग्लास स्लैब में भी रिफ्रैक्शन आई, कि वो सारी रिफ्रैक्शन क्यों आ रही हैं, कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, जो इंसिडेंस रे है, वो क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है, वो क्यों थोड़ी सी मर्ज आउट हो रही है। ये क्या था फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वही फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल्ड स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 12.3। एग्जांपल 12.3, a ray of light enters from air into glass. The angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is 1.52, then find the angle of refraction R. Solution. Given data is I is equal to 30 degree, n is equal to 1.52, according to Snell's law, Sni over Snr is equal to n. 1.52 sin r is equal to sin 30 degree. Sin r is equal to sin 30 degree over 1.52. Then sin r will be 0.33. R is equal to sin inverse 0.33. Then r will be equal to 90.3. कि जो हमने वैल्यू पुट की साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, कि ये क्या है, उसका स्नेल्स लॉ है। और जो ही स्नेल्स लॉ के मुताबिक अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1.2 साइन आर विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन आर विल बी साइन 30 ओवर 1.52, कि ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, एन की वैल्यू। और n की वैल्यू को हम फिर साइन आर फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू इसके बिलो आ जाएगी। और जो ही n की वैल्यू इसके बिलो आएगी तो बिलो प्लेस आउट करने के बाद साइन 30 विल बी इक्वल टू 1.52, साइन आर विल बी इज इक्वल टू 0.33, r इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.33 एंड r विल बी इक्वल टू 19.3 डिग्री। Angle of refraction is 19.3 डिग्री, कि जो एंगल रिफ्रैक्ट हुआ है वो इस एंगल पे जाकर रिफ्रैक्ट हुई है, कि उसमें जो डिफरेंस आया है
कि पहले वो sin 30 पे वैल्यू मौजूद थी कि रे जो है वो sin 30 पे मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उसमें जो 19.3 डिग्री का डिफरेंस आया है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आया है कि यहाँ आके वो रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है। ये थी एग्जांपल जिसे हमने जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था। इसके बाद एक टेबल डायग्राम स्टडी है कि सब्सटेंस और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कौन से सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या हैं। सब्सटेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। क्यूबिक जिरकोनिया है उसका 2.21 है। ग्लास अगर फ्लिंट हो कि फ्लिंट टाइप के ग्लास का 1.66। ग्लास क्राउन 1.52। इथाइल अल्कोहल 1.36। आइस 1.31। वाटर 1.33। एयर 1.00। एयर 1.00 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एयर का ही सबसे कम है। नेक्स्ट है कि डिस्पर्शन जो होती है लाइट की ये होती है ड्यू टू वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आएंगी तो फिर हम डिस्पर्शन देख सकते हैं। इसी तरह अगर डिस्पर्शन हम एक ड्रॉप में वाटर की देखें तो हमें डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो नज़र आती है। जो रेनबो के डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं वो जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आइस कि जो ही सनलाइट यहाँ फॉल होगी वो रिफ्रैक्ट होगी दो एंगल्स में, दोनों एंगल्स में रिफ्रैक्ट होने के बाद जब हम उसे देखेंगे तो फिर जो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी रेड कलर फॉर्म करेगी, जो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी वायलेट कलर फॉर्म करेगी, ये वाइट लाइट होगी, ये वायलेट कलर होगा, यहाँ रेड कलर होगा। ये क्या होगी डिस्पर्शन ऑफ कलर्स कि ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसी होंगी वो वैसे ही वहाँ कलर्स और मीडियम्स फॉर्म होंगे कि ये इसकी टोटल डिपेंडेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है। ये था आपका टॉपिक जिसकी हमने डिटेल स्टडी की जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसी होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक व्हेन अ ray of light traveling in denser medium enters into a
रेयर मीडियम it bends away from the normal the angle of incident eye increases and the angle of refraction R and the angle of refraction R also increases। कि जो ही एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी एक डेंसर मीडियम में, तो फिर डेंसर मीडियम से पास आउट होने के बाद वो ट्रैवल आउट करेगी एक रेयर मीडियम में, और जो ही रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी बेंडिंग होगी। कि रेयर मीडियम में एंटर करने के बाद जो ही उसकी बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग में हम ये कहेंगे कि ये जो इंसिडेंस है ये इंक्रीज़ करती है विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से फिर आल्सो जो है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंक्रीज़ करने से इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, और जो ही यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इंक्रीज़ करने से हम यहाँ ये स्टडी आउट करेंगे कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ angle of reflection becomes 90 degree, the angle of incidence that causes the refracted ray in the rear medium to bend through 90 degree is called critical angle। कि आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल कहाँ होगा। कि जैसे ही हमने बात की थी कि जो एक रे है वो ट्रैवल कर रही है एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जो ही वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल आउट करेगी तो इसके ट्रैवल से हम ये स्टडी करेंगे कि इसमें बेंडिंग होगी, कि ये क्या करेगी, ये एक बेंड फॉर्म करेगी। जो ही नॉर्मल दी एंगल ऑफ इंसिडेंस आए इंक्रीज़ करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज़ करेगा तो उसके इंक्रीज़ करने से जब ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री पे होगा। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, 90 डिग्री पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कॉज करेगा रिफ्रैक्टिव रे को कि एंटर करे वो रेयर मीडियम में, जो ही वो रिफ्रैक्टेड मीडियम में एंटर करेगी कि रिफ्रैक्शन जो ही रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो वैल्यू उसकी इंक्रीज़ करेगी। वहाँ जो बेंड प्रोड्यूस होगा वो बेंड, वहाँ जो बेंड प्रोड्यूस होगा उस बेंड को हम कहेंगे कि यहाँ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वहाँ 90 डिग्री पे बेंड आएगा। ये जो एंगल है वहाँ 90 डिग्री पे बेंड आएगा, और जो ही वहाँ 90 डिग्री पे बेंड आएगा तो वो क्रिटिकल एंगल फॉर्म करेंगे। कि जो बेंड होगा वो क्रिटिकल एंगल का बेंड होगा। कि जस्ट लाइक दिस, कि यूँ ही ये सरफेस है, नॉर्मल एंगल, कि जो ही इंसिडेंट रे यहाँ से एंटर करेगी,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ रिफ्रैक्शन फॉर्म होगी, ये क्या होगा आर, रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म होगी, ये इंसिडेंट रे, एयर ग्लास, नॉर्मल एंगल, तो आई विल बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ ये फिनोमेना करके रखा, जो ही इंसिडेंट रे जो है वो पास आउट करेगी, इंसिडेंट रे के पास आउट करने के बाद वहाँ जो नॉर्मल पॉइंट तक पहुँचेगी, जो ही वो नॉर्मल पॉइंट तक पहुँचेगी तो वहाँ से इसकी रिफ्रैक्शन कॉज होगी, कि वहाँ रिफ्रैक्शन कॉज होगी, और जो ही वहाँ रिफ्रैक्शन कॉज होगी तो इसके एंगल भी यहाँ चेंज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इज कि जो नेक्स्ट है क्या है, ये क्या है, नॉर्मल एंगल, और नॉर्मल एंगल से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और वो यहाँ 90 के डिग्री पे एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कि रिफ्लेक्टेड रे, एयर ग्लास, नॉर्मल एंगल, कि वो यहाँ किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, 90 डिग्री के एंगल पे, और जो ही वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, क्रिटिकल एंगल, कि अभी हमने जो स्टडी किया यहाँ क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा, क्रिटिकल एंगल एट 90 डिग्री, कि जो ही जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पॉइंट तक पहुँचेगी, तो नॉर्मल पॉइंट तक पहुँचने के बाद वहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, और जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम कहेंगे कि यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा उस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल एक फॉर्म होगा, कि आया क्या फॉर्म है, एक क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज when the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected. The entire light is reflected back into the डेंसर मीडियम, कि जो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो लार्जर हो जाता है देन द क्रिटिकल एंगल, तो वहाँ कोई रिफ्लेक्शन अक्कर नहीं करेगी, और जो ही कोई रिफ्लेक्शन अक्कर नहीं करेगी तो जो एंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक हुई है इनटू द डेंसर मीडियम, वो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि यहाँ क्या होगा कि जो ही वो अपने डेंसर मीडियम में वापस आएगी तो डेंसर मीडियम में वापस आने के बाद वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म होगी, कि जो ही क्या फॉर्म होगा, एक टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि वहाँ से लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होगी है, और जो ही हम वहाँ स्टडी करेंगे कि जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ
डिपेंड करेगी। और जब लाइट की रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट होगी कि जो ही वो इंसिडेंस लाइट होगी या इंसिडेंस रे ऑफ लाइट आएगी वो नॉर्मल पे आते सार ही रिफ्लेक्ट आउट हो जाएगी। जो ही वो नॉर्मल पे आते सार रिफ्लेक्ट आउट होगी तो रिफ्लेक्ट आउट होने के बाद कि यहाँ रिफ्लेक्शन कैसी होगी कि जैसे हमने पहले स्टडी किया कि जो नॉर्मल तो जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो यहाँ ही रिफ्लेक्ट होगी। जो ही वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया किसके साथ, नॉर्मल रे के साथ। तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ था, क्रिटिकल एंगल। लेकिन क्रिटिकल एंगल इसी तरह जब हम कहते हैं कि जो नॉर्मल कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी विद लार्जर एंगल कि जो ही इंसिडेंट लाइट का लार्जर एंगल होगा तो वो रिफ्लेक्ट भी लार्जर एंगल पे होगी। कि आया क्या, वहाँ कोई रिफ्रैक्शन अकर नहीं करेगी। और जो ही वो लार्जर एंगल से रिफ्लेक्टेड बैक होगी तो जहाँ वो रिफ्रैक्शन होगा कि यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं पाया जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमने क्या स्टडी की थी कि जो ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी इस मीडियम से जब इस मीडियम में एंटर करेगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी अपने ही वापस मीडियम में। तो फिर यहाँ रिफ्लेक्शन अकर हुई कि अगर हम अपने रिफ्लेक्शन के लॉस को दोबारा रिव्यू करें तो क्या होगा यहाँ कि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाई जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगी कि जो रिफ्रैक्शन है उसमें तो जो रे होती है वो सेकंड मीडियम एंटर कर जाती है, लेकिन यहाँ जो सेकंड मीडियम है वो एंटर नहीं हुआ। और जो ही वो सेकंड मीडियम एंटर नहीं करेगी वो बाउंस बैक होगी अपने ही फर्स्ट मीडियम में। और जैसे ही वो अपने ही फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक होगी तो बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन शो करेगी कि आया कौन सी रिफ्लेक्शन वहाँ पाई गई है। रिफ्लेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या है कि जो ही हम अगर रिफ्लेक्शन स्टडी करें तो रिफ्लेक्शन तब अकर करती है, रिफ्लेक्शन तब अकर करती है जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करे। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही थी कि उसने सेकंड मीडियम में एंटर करना था, लेकिन वो बाउंस बैक होगी अपने ही फर्स्ट मीडियम में। तो इसने क्या फॉर्म किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगी कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes larger than critical angle, no refraction occurs, the entire light is reflected back into the denser medium। कि जो सारी की सारी लाइट है वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। और जो ही वो रिफ्लेक्शन अकर करेगी यानी अपने ही डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी कि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल टू स्टडी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Example 12.4, find the value of critical angle of water. Find the value of the critical angle of the water
refractive index is 90 degree. The refractive index of water is 1.33 and that of air is 'So when light enters in air from water, Snell's law becomes sin R over sin I n sin I sin R n will be equal to sin I sin 90 degree and sin I will be 1 and n will be equal to 1.33. n is equal to 1.33. Therefore I will be equal to sin minus inverse 1 over 1.33. So it will be sin inverse 0.752 and the value will be 48.8 degree. Critical angle will be 48.8 डिग्री कि जो हमने लाइट एंटर की थी एयर से फ्रॉम वाटर में, तो स्नेल्स लॉ जो था वो बिकम हो गया था साइन आर साइन आई इज इक्वल टू एन. तो फिर एन और साइन आर की वैल्यू तो हमें गिवन थी 90 डिग्री, तो फिर एन साइन आई इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. n sin I is equal to 1 and n is 1.33. Therefore I is equal to sin inverse 1 over 1.33. Then I will be equal to sin inverse 0.72. तो क्रिटिकल एंगल विल बी 48.8 डिग्री. ये कैसे, ये एग्जांपल ये एलैबोरेट किया कि क्रिटिकल एंगल कहाँ फॉर्म होता है और कितने डिग्री का फॉर्म होता है जब लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं. एप्लीकेशंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, कि एक प्रिज्म मौजूद है हमारे पास, applications of total internal reflection. कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज होगा. अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इज many optical instruments use right angled prisms to refract a beam of light through 80 or 180 degree.
by total internal reflection such as cameras, binoculars, periscope and टेलीस्कोप कि जो टोटल जो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं राइट एंगल्ड प्रिज्म्स। राइट एंगल्ड प्रिज्म्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिफ्लेक्ट करें एक बीम ऑफ लाइट को 80 डिग्रीज पे और 180 बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो कि सच एज कैमरास, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप एंड पेरिस्कोप कि ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें राइट एंगल्ड प्रिज्म्स यूज़ होता है ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो 80 डिग्री पे या 180 डिग्री पे करवाई जाए। वन ऑफ द एंगल्स of right angled prism is 90 degree. When a ray of light strikes the face of prism, when a ray of light strikes the face of the prism perpendicularly, it enters the prism without deviation and strikes the hypotenuse at the angle of and strikes the hypotenuse at the angle of 45 degree कि जब one of the angles right angle prism in 90 degree when a ray of light strikes the face of prism perpendicularly, it enters the prism without deviation and the strike hypotenuse it at the angle of 45 degrees कि जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल जो प्रिज्म होगी वो 90 डिग्री में एंटर करेंगे और जो ही एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी विद द फेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली तो ये एंटर करेगी द प्रिज्म विदाउट एनी डेविएशन कि किसी डेविएशन के विदाउट ये एंटर करेगी और जो ही ये एंटर करेगी विदाउट एनी डेविएशन तो ये स्ट्राइक करेगी विद द हाइपोटेन्यूज कि ये हाइपोटेन्यूज के साथ स्ट्राइक करके 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी और जो ही ये स्ट्राइक करके 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी तो एंगल फॉर्म होने के बाद जो है वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल। Next is next point is अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब हम इसको स्टडी करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम स्टडी करें, दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, रेज ऑफ लाइट A, B 45 degree, 90 degree, 45 degree and 45 degree। तो A डैश एंड B डैश कि जो ही एक एंगल एंटर करेगा राइट एंगल प्रिज्म में तो वो स्ट्राइक करेगा फेस ऑफ द प्रिज्म में और जो ही वो स्ट्राइक करेगा वो फेस के स्ट्राइक करेगा 90 डिग्री के एंगल पे कि एक स्ट्राइक तो यहाँ हुई और दूसरी स्ट्राइक जाके उसकी हाइपोटेन्यूज के साथ होगी
कि ये क्या है, ये उसकी हाइपोटेन्यूज साइड है। तो जो ही हाइपोटेन्यूज साइड के साथ उसकी जाके स्ट्राइक होगी तो वो 45 डिग्री के एंगल के साथ होगी। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस (45 degree is greater than critical angle of glass, which is 42 degree, the light is totally reflected by the prism through an angle of 90 degree. Two such prisms are used in periscope, the light is totally reflected by prism by an angle of 180 degree. Two such prisms are used in बाइनोकुलर्स कि जो ही वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्रेटर होगा 45 डिग्री से, तो जो क्रिटिकल एंगल होगा वो तो 42 है। तो प्रिज्म क्या करेगा, वो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करेगा। कि जैसे अभी हमने प्रिज्म में स्टडी किया कि यहाँ क्या वो शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ही वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन शो करने के बाद जो प्रिज्म्स हैं वो पेरिस्कोप पे यूज़ होते हैं और बाइनोकुलर कि यानी जो टेलीस्कोप्स होते हैं, पेरिस्कोप्स होते हैं या बाइनोकुलर्स होते हैं, उनमें ये दो प्रिज्म लगाए जाते हैं, दो प्रिज्म, ताकि वो क्या कर सकें, वो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर सकें। कि जो ही उनमें टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, तो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के बाद वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री पे। और जो ही वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी तो हम कहेंगे यहाँ क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुई है। और टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के बाद जो है वो पेरिस्कोप में भी हम इसको यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक इन पेरिस्कोप कि एज इट इज़ यहाँ वो प्रिज्म यूज़ होंगे। जो ही लाइट रेज एंटर करेंगी वो स्ट्राइक करेगी उसकी हाइपोटेन्यूज के साथ, तो हाइपोटेन्यूज के साथ स्ट्राइक करने के बाद उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, जैसे हमने प्रिज्म में स्टडी किया था। और जो ही वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ हमारे आई से हम इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे। ये है एक प्रिज्म पेरिस्कोप। प्रिज्म पेरिस्कोप में भी वही हो रहा है जो हमने अभी उसमें उसके प्रिज्म्स में स्टडी किया है कि प्रिज्म ने क्या किया था, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया था 180 डिग्री पे। और जो ही उसको 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया था, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिज्म जो है वो एक पेरिस्कोप फॉर्म की थी। प्रिज्म के पेरिस्कोप फॉर्म करने के बाद जो थी,
कि जो ही वो रे ऑफ लाइट एंटर हुई तो रे ऑफ लाइट एंटर होने के बाद वो बिल्कुल जो है 180 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, और जो ही वो 180 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई तो नीचे जो प्रिज्म लगा था तो वो दोबारा 180 की डिग्री पे एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। जब वो दोबारा 180 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन यहाँ में ये बताया कि जो पेरिस्कोप्स या बाइनोकुलर्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, कि वहाँ जो एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करने की कोशिश करेगी तो वो एंटर नहीं कर सकेगी। ये क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे यूज़ होती है? अकॉर्डिंग टू टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, total internal reflection is used in fiber optics, which has a number of advantages in telecommunication field. Fiber optics consists of hair size threads of glass or plastic through which light can pass। कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिहाज से यूज़ होते हैं। कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसे ऑप्टिकल फाइबर हैं इनमें नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस होते हैं, और नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस इनके जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में ही यूज़ होते हैं। कि टेलीकम्युनिकेशन में जब हम फील्ड फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि इनके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनता है। जो ही ये ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनता है तो ये ऐसे होते हैं, यहाँ से लाइट जो है वो पास आउट कर सकती है, और जो ही यहाँ से लाइट पास आउट करेगी तो फिर ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है शो करेंगे। नेक्स्ट इज द इनर पार्ट of the fiber optics is called core, that carries the light, and outer concentric shells is called cladding। कि इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसमें से पहला पार्ट जो है वो कोर है, और कोर में हमने स्टडी किया है कि जो इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक है वो कोर कहलाता है, और जो लाइट को कैरी करता है फिर इसी तरह जो कंसेंट्रिक शेल होगा वो क्लैडिंग कहलाएगा। द कोर इज मेड अप ऑफ द कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। कि ये वो ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बना होता है जिसकी हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, जो कोर होगा। बी क्लैडिंग is made up of glass और प्लास्टिक
but of relatively low strikes, the core cladding boundary at an angle of incidence greater than critical एंगल कि जो क्लेडिंग है वो मिलकर बनती है ग्लास या प्लास्टिक से। जो ये वो ग्लास या प्लास्टिक से मिलकर बनेगी तो उसके अंदर रिलेटिवली लो स्ट्राइक्स होंगी, और लो स्ट्राइक की वजह से कोर क्लेडिंग जो बाउंड्री है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका ग्रेटर होगा देन क्रिटिकल एंगल। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए ग्रेटर होगा क्योंकि जब ये रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है। जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने स्टडी किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था, इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बड़े एंगल पे है, उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अक्कर हुई थी। Next point is light entering from one end of the core is made from one end of the core is made from the strikes, and in this way light travels many kilometers with small loss of energy। कि वो स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी के साथ बड़े किलोमीटर से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम इसका डायग्रामेट्रिकल व्यू देखें तो ये हमारे पास प्रिज्म मौजूद है, और प्रिज्म से ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होकर वापस पोजीशन में ये क्या शो कर रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। (45 डिग्री 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। कि ये वो डायग्रामेटिकल व्यू है जिसके लिहाज से क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्लेक्शन होती है। कि ऑप्टिकल फाइबर में जो भी इंसिडेंट रे विद लार्जर एंगल जाएगी वो विद लार्जर एंगल ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर वो लार्जर एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो आया ये क्या शो करेगा, ये फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट इज in Pakistan, optical fiber is being used on telephone and advanced telecommunication system. Now can listen thousands of phone calls without any disturbance। क्यों थाउजेंड ऑफ फ़ोन कॉल जो है वो डिस्टर्बेंस से कर सकते हैं।
कि हम किसी भी डिस्टर्बेंस के साथ जो फ़ोन कॉल्स हैं वो कर सकते हैं। और फ़ोन कॉल्स करने के साथ साथ है कि जो भी वो फ़ोन कॉल्स करेंगे आया वहाँ कैसे करेंगे कि सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं। क्या अगर आप देखेंगे जो टेलीकम्युनिकेशन की वायर होगी या नेट की वायर होगी वो सारे के सारे में ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होगी, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होंगे। क्या आया उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज़ होंगे। जस्ट लाइक दिस। नॉर्मल एंगल कि जो ही रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वो रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी एट लार्जर एंगल। जो ही वो लार्जर एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो फिर यहाँ क्या बनाएगी एंगल, यहाँ भी और यहाँ भी, कि ये प्रिज्म लाइक एंगल बनाएगी। ये क्या है कोर और ये क्लैडिंग। n इज इक्वल टू 1.39 क्लैडिंग, n इज इक्वल टू 1.39, n इज इक्वल टू 1.00। एयर के एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.0 होगा, लेकिन जो ही क्लैडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.39 होगा। और ये क्या होगा, ये एक पैसेज ऑफ लाइट है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। कि ऑप्टिकल फाइबर में से जो ही लाइट पास आउट होगी तो वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कि आया हम उसकी रिफ्लेक्शन कैसे स्टडी करेंगे। कि उसकी रिफ्लेक्शन तो डिपेंड होगी, उसकी डिपेंडेंस मेनली यहाँ ही होगी कि वो ग्रेट एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो ही वो ग्रेट एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ होगी एज ए एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज कि अगर हम बाइनोकुलर स्टडी करें तो बाइनोकुलर्स आर जस्ट लाइक आर जस्ट लाइक दिस। के बाइनोकुलर्स बिल्कुल ऐसे होते हैं। बाइनोकुलर्स में जो ही लाइट एंटर करेगी यहाँ एक प्रिज्म मौजूद होता है कि जिससे लाइट एंटर करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद साथ ही वो लाइट यहाँ, कि जैसे ही वो लाइट आएगी वो लाइट इन प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होगी। जो ही वो इन प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर वो हमारी आइज़ तक पहुंचेंगी। कि कहाँ तक पहुंचेगी, हमारी आइज़ तक, कि तब जाकर हम उसका व्यू दे सकते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है लाइट पाइप। लाइट पाइप अकॉर्डिंग टू लाइट पाइप is a bundle of thousands of optical fibers bounded together. They are used to eliminate inaccessible places by the doctors and
इंजीनियरिंग पीपल्स, इंजीनियर्स कि जो लाइट पाइप है ये एक बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं। और जो ही वो सारे ऑप्टिकल फाइबर्स एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हैं, दे यूज टू एल्यूमिनेट कि जो ही लाइट उनमें से पास होगी वो एल्यूमिनेशन यानी रोशनी पैदा करते हैं, वहाँ रोशनी पैदा करते हैं जहाँ जो है ये इनसेसिबल, यहाँ लाइट जो है पहुँच नहीं सकती। और जहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती तो वो इलाका क्या होगा, वो जगह वो अंधेरे में होगी। इसलिए लाइट पाइप जो है वो यूज़ होते हैं ताकि वहाँ भी रोशनी पहुँचाकर उनको एल्यूमिनेट किया जाए। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल doctors view inside the human body, they can also be used to transmit images from one place टू अनदर कि वो ट्रांसमिट ऑफ इमेजेस में भी यूज़ होते हैं। क्या है, इमेज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस से ट्रांसमिट करने के लिए। डायग्रामेटिकली व्यू अगर हम इसका स्टडी करें तो जस्ट लाइक projected image, lens, fiber bundle and transmitted image कि ये सारी क्या है, ये इमेजेस फॉर्म होगी। क्योंकि ये सारी इमेजेस फॉर्म होगी तो उसकी इमेजेस फॉर्म होने के साथ ही तो इमेजेस फॉर्म होगी, यानी जो प्रोजेक्टेड इमेज है वो यहाँ फॉर्म होगी और प्रोजेक्टेड इमेज के साथ ही जो ट्रांसमिटेड इमेज है वो भी फॉर्म होगी। ये जो है इसलिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ लेंस and light pipe can be used together to produce a magnified transmitted image of एन ऑब्जेक्ट कि जो लेंस और लाइट पाइप है ये यूज़ किया जाता है टुगेदर ही ताकि प्रोड्यूस की जाए मैग्नीफाइड ट्रांसमिटेड इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट कि एक इमेज। इसी तरह पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इमेज चेक करते हैं किसके ज़रिए, थ्रू एंडोस्कोपी। कि एंडोस्कोपी क्या है, वो इसी जो लाइट पाइप है उसकी मदद से क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को चेकआउट करते हैं कि आया कोई इलमेंट तो नहीं पाई गई। अगर कोई इलमेंट पाई गई है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करें। ये था हमारी एप्लीकेशन अबाउट लाइट पाइप, जो भी एक टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज एंडोस्कोप। Endoscope, according to an endoscope is an instrument used for exploratory diagnostic and surgical purposes. An endoscope is used to explore the interior organs of body। तो जो एक एंडोस्कोप है ये यूज़ किया जाता है ताकि एक्सप्लोर किया जाए कि जो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद है हमारी बॉडी में। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड through mouth and this is invasive सर्जरी। कि इसके स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होगा, ये माउथ के ज़रिए एंटर किया जाता है। और जो ही ये माउथ के ज़रिए एंटर किया जाएगा तो फिर जैसे पहले सर्जरी की जाती थी तो ये सर्जरी को रोकेगा। नेक्स्ट इज द एंडोस्कोप्स। used to examine the stomach, bladder and throat, called गैस्ट्रोस्कोप। कि एंडोस्कोपी जिससे हम स्टमक, ब्लैडर, थ्रोट को करें वो क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रोस्कोप। इसी तरह नेक्स्ट साइटोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप रिस्पेक्टिवली। कि क्या कहलाएंगे, जो एग्जाम्पल करेंगे हम गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप। इसके बाद एंडोस्कोपी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है। एन एंडोस्कोप uses two fiber optics tubes through a pipe, a medical procedure using any type of endoscope is called एंडोस्कोपी। कि एंडोस्कोप ऐसा है जिसमें हम कोई भी फाइबर जो है, टू ऑप्टिकल फाइबर है, यूज़ कर सकते हैं एक ही पाइप के ज़रिए। कि यानी एक पाइप के अंदर दो फाइबर ऑप्टिक्स जो है
वो फिक्स्ड होते हैं। और उन लो फाइबर्स का क्या प्रोसेस है कि वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अभी हमने स्टडी किया कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टमक, ब्लैडर और थ्रोट का व्यू देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जब जिस बॉडी पार्ट का व्यू देखने के लिए इसको यूज़ करेंगे उस बॉडी पार्ट का नाम दिया जाएगा। जैसे अगर हमने स्टमक की करनी है तो हम इसको ब्रोंकोस्कोप कहेंगे। अगर हमने जो है स्टमक की है उसमें स्टमक की करनी है, ब्लैडर की करनी है और थ्रोट की करनी है, इसके लिए इनके मुख्तलिफ नाम हैं जैसे साइटोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप। जैसे स्टमक में हम इसको गैस्ट्रोस्कोप करेंगे, जो हमारे थ्रोट की होगी इसमें हम इसको ब्रोंकोस्कोप करेंगे और जो ब्लैडर की होगी उसको हम इसकी साइटोस्कोपी करेंगे। और ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसमें हम यूज़ करें एंडोस्कोपी स्कोप, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोस्कोपी। वर्किंग कैसे है, द लाइट shines on the organ, the light shines on the organ of patient to be examined by entering through one of the fiber tubes of the endoscope. Thus light is transmitted back to the physician's viewing lens through other optical fiber tube by total reflection, by total internal reflection, कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से फ्लेक्सिबल endoscopes have a tiny camera attached to and doctors can see the view recorded by the camera on कंप्यूटर स्क्रीन। कि कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कि जो लाइट है वो एंडोस्कोपी की वर्किंग है वो कैसी है कि एंडोस्कोपी जो है वो शाइन करेगी जो ही कि जो ऑर्गन ऑफ द पेशेंट है जब हम उस पर लाइट एंटर करवाएंगे, जो ही हम उस पर लाइट एंटर करवाएंगे तो वो जो लाइट होगी वो शाइन करेगी और जो ही वो शाइन करेगी वो एंटर करेगी एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब से, यानी एक फाइबर ट्यूब में एंटर करेगी ऑफ द एंडोस्कोप कि जो ही वो एंटर करेगी वो ट्रांसमिटेड बैक होगी। क्योंकि प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई जाती है कि जो प्रिज्म होगा वो प्रिज्म एज इट इज़ ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा और जो ही वो एज इट इज़ ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जो रिफ्लेक्टिंग होगी वो अदर जो फाइबर ट्यूब होगा उसके ज़रिए होगी। जब जो रिफ्लेक्टिंग अदर फाइबर ट्यूब के ज़रिए होगी तो फिर जो अदर फाइबर ट्यूब होगी वो फिजिशियंस के व्यूइंग कैमरा में हम उसको चेकआउट कर सकते हैं और जो ही हम फिजिशियंस के व्यूइंग कैमरा में इसको चेक कर सकते हैं तो फिर ये प्रोसेस का फिनोमेना किसकी एप्लीकेशन हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है। इसी तरह जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स होते हैं उनके ऊपर एक कैमरा भी फिट किया जाता है। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स के ऊपर कैमरा इसलिए फिट किया जा सकता है ताकि जो डॉक्टर हैं वो इसकी पिक्चर्स या वीडियो रिकॉर्ड कर सके अपनी कंप्यूटर
स्क्रीन पे, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि आया वो कहाँ से इसको रिफ्लेक्शन इसकी देख रहे हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन से इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चेकआउट कर रहे हैं। और ये थी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म स्टडी किया, ऑप्टिकल फाइबर स्टडी किए, लाइट पाइप स्टडी किया और एंडोस्कोप स्टडी किया। कि ये सारे क्या है, ये सारा लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे अकर करते हैं। और फिनोमेना पे अकर करने के बाद हमने कितनी जो वास्ट एप्लीकेशंस हैं वो इनसे बनाई हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जैसे हमने रिफ्लेक्शन स्टडी की इसी तरह प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट made of optical glass with at least two polished plane faces inclined towards each other, from which लाइट इज रिफ्रैक्टेड। कि प्रिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास विद एटलीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर। कि ये एक ग्लास से मिलकर बना होता है जिसमें से दो सरफेस इसकी ठीक तरह से पॉलिश हुई होती हैं, लेकिन एक सरफेस जो है वो डल होती है। फिर ये इनकी जो दोनों सरफेस हैं वो इनक्लाइन है एक तरफ से, और इनक्लाइन होने से क्या हुआ कि नेक्स्ट इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म the emergent ray is not parallel in case of triangular prism, the emergent ray is not parallel to the incident ray. It is deviated by the prism from its original पाथ, कि ये अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट करेगा। किस लिहाज से कि अगर हम प्रिज्म को स्टडी करें तो प्रिज्म की स्टडी में जो ही वो लाइट रेज एंटर होंगी तो लाइट रेज के एंटरिंग के बाद वो क्या करेंगे, वो एक रिफ्रैक्शन शो करवाएंगे, और जो ही उसमें रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्रैक्शन से जो फिनोमेना होगा कि लाइट ने क्या किया, उसने अपना एंगल डाइवर्ज किया है। जो ही उसका एंगल डाइवर्ज होगा ऐसे पी क्यू ई पॉइंट, तो यहाँ से जो उसके डाइवर्ज होगा वो यहाँ एक जी पॉइंट बनेगा। इसी तरह ए बी और सी आर एंड एस पॉइंट। कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है कि जो लाइट होगी जो ही वो इंसिडेंट रे यहाँ से पास आउट करेगी, तो इंसिडेंट रे के पास आउट करने से जो ही वो इमर्ज करेगी पैरेलल इंसिडेंट रे, तो वो डेविएट हो जाएगी प्रिज्म से अपने ओरिजिनल पाथ से। कि जो रे थी यहाँ से पास आउट करना था, जो डॉटेड लाइंस है वो क्या हुआ, वो मर्ज आउट या डेविएट हो गई। जो ही वो अपनी रे से डेविएट हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ रिफ्रैक्शन कॉज हुई। नेक्स्ट इज the incident ray
the incident ray PE makes an angle of incidence I at point P and is reflected towards the नॉर्मल एन एज ई एफ। कि अगर जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो जो ही वो डेविएट होगी अपने पॉइंट से, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एट ई में बनाएगी। तो यहाँ अगर दैट जाए तो यहाँ जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा कि जो ई पॉइंट है यहाँ पी और ई में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टेड रे EF makes an angle or inside the prism and travel to the other face of prism। कि जो रिफ्रैक्टेड रे है EF वो मेक करती है एक एंगल R जो इनसाइड द प्रिज्म ट्रैवल करता है टूवर्ड्स डिफरेंट फेस। दिस रे emerges out from prism at point F, making an angle E, hence the emerging ray FS is not parallel incident ray PE but is deviated by an angle D, which is called angle of deviation। कि जो ही वो रिफ्रैक्टेड रे जो है EF पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगी इनसाइड द प्रिज्म, इसी तरह वो ट्रैवल करेगी टूवर्ड्स इसके सेकंड फेज पे। कि जो ही वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी, कि जो ही यहाँ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म करेगी कि जो रे है इमर्ज हो रही है आउट ऑफ द प्रिज्म। कि जो ही वो आउट ऑफ द प्रिज्म इमर्ज हो रही है तो वो पॉइंट F पे फॉल हो रही है, यहाँ पॉइंट F पे। और जो ही वो पॉइंट F पे फॉल होगी तो जो F होगा वो FS जो है वो पैरेलल नहीं होगा इंसिडेंट के, कि बिल्कुल पैरेलल नहीं है, यहाँ बिल्कुल सीधी आ रही है। यहाँ से रे जो है वो थोड़ी सी डेविएट होगी है। जो ही वो रे डेविएट होगी तो डेविएट होने के साथ साथ वो रिफ्रैक्शन शो करेगी और जो ही वो डेविएट होगी वो एक एंगल D बनाएगी और एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। कि इसी तरह क्या है जो इंसिडेंट रे है प्रिज्म में उसने जाके थोड़ा सा डेविएट किया, लेकिन जो ही वो आउट ऑफ द प्रिज्म जाएंगी उसकी डेविएशन में मज़ीद इंक्रीज़ होगा। जो ही उसकी डेविएशन में मज़ीद इंक्रीज़ होगा तो वो एक एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म करेगी और जो ही वो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म करेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म करने के बाद यहाँ क्या होगी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के, प्रिज्म के थ्रू वहाँ रिफ्रैक्शन फॉर्म होगी। कि ये था हमारा टॉपिक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट इज लेंसेज। लेंसेज
According to definition, a lens is any transparent material having two surfaces of which is at least one is curved. Lenses reflect light in such a way that an image of object is formed. कि लेंस क्या है? A lens is a transparent material having two surfaces of which is at least one is curved. Lenses reflect light in such a way that an image of the object is formed. कि जो image of the object है वो फॉर्म होगी. कि जस्ट लाइक अगर हम लेंसेज को स्टडी करें, डबल कन्वेक्स कि क्या है, इनकी दोनों सरफेस के हैं कन्वेक्स लेंस की, इसीलिए अब हम इसको डबल कन्वेक्स लेंस कहेंगे. प्लेनो कन्वेक्स कि इसकी एक जो प्लेन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा प्लेन क्या है वो कन्वेक्स है. जस्ट लाइक दिस सी. कनकेव एंड कन्वेक्स कि इसकी एक साइड जो है वो कनकेव और एक साइड कन्वेक्स है, क्योंकि लेंस की दो साइड्स होती हैं कि दो सरफेस होती हैं और दोनों सरफेस में से एटलीस्ट एक कर्व होती है. अगर दोनों सरफेस में से एक कर्व हो तो कर्व सरफेस से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ जो है कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन कॉज करेगी और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होगी. इसी तरह लेंसेज ऑफ डिफरेंट types are used in optical devices such as cameras, eyeglasses, microscopes, telescopes and प्रोजेक्टर्स. के जो लेंसेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो यूज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कैमरास, ऑप्टिकल डिवाइसेस, ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर्स में क्या है वो प्रोजेक्टर्स में यूज़ होते हैं. They also enable millions of people to see clearly and read comfortably. तो ये ऑल्सो एनेबल करते हैं ताकि हम क्लियरली सी कर सकें और कंफर्टेबली. कि जो ग्लासेस हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस स्टडी किए थे कि ये क्या फोकस करते हैं डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट्स पे. इसी तरह कनकेव और कन्वेक्स लेंस जब आई ग्लासेस में यूज़ होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमें सी करवाएंगे क्लियरली और कंफर्टेबली. जब हमें क्लियरली और कंफर्टेबली सी होगा तो फिर क्या होगा कि हम इसके यूजेस को ही स्टडी करेंगे. ये था टॉपिक अबाउट लेंसेज. लेंसेज के आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ लेंसेज. टाइप्स ऑफ lenses हैं. टाइप्स ऑफ लेंसेज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज पाए जाते हैं.
First of all, this lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens कि ऐसे ही लेंस द लेंस विच कॉज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस कि ऐसे लेंस जो इंसिडेंट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे, जो ही वो उसको कन्वर्ज करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस। दिस लेंस is thick at the center but thin at the edges। तो अगर हम इस लेंस को स्टडी करें तो इस लेंस के जो है ये थिक है सेंटर से, किसकी मोटाई सेंटर से होगी लेकिन थिन होगी साइड से, जस्ट लाइक दिस। ये क्या फॉर्म करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस कि यहाँ एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म होगा। नेक्स्ट टाइप, अनदर टाइप इज द लेंस causes the parallel rays of light to diverge from a point. This is called diverging lens और कनकेव लेंस कि ऐसे लेंस जो पैरेलल रेस को ही डाइवर्ट कर दे, यानी अगर वो रेस एक डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी डायरेक्शन को ही डाइवर्ट कर दे, और जो ही वो उसकी डायरेक्शन को ही डाइवर्ट करेंगे तो ऐसे लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट इज द लेंस आर थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस कि ये जो लेंस होते हैं ये थिन होते हैं सेंटर से और थिक होंगे एजेस से, जस्ट लाइक दिस। ये बिल्कुल इस तरह, ये कौन से हो गए, कनकेव लेंसेज। और ये दो टाइप्स हैं ऑफ लेंसेज हैं कि आज हमने जो स्टडी किया वो लेंसेज थे और टाइप ऑफ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।